गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 30 प्रश्न देखेंगे जो है आपके पर्यावरण अध्ययन से जो है ईवीएस से, जो कि आपके हाल ही में जो है 29 दिसंबर 2021 को जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी से लिया गया है। ये ऑफिशियल पेपर है आपका। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण से जो है आपके कैसे प्रश्न जो है बने थे ऑनलाइन एग्ज़ाम में। देखिए, अगर हम पहले प्रश्न की चर्चा करें तो इसमें दिया है कि कक्षा 5 के पाठ किसके जंगल। देखिए, ये क्लास 5 के जो है आपके ईवीएस के बुक में एक चैप्टर का नाम है किसके जंगल। और ये जब क्लास 5 का आप चैप्टर खोलेंगे तो उसमें लगभग हमें लगता है कि लेसन 20 है आपका, उसमें ये दिया है किसके जंगल नामक चैप्टर। तो इस पर दिया है कि क्लास 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तुरांग की स्थापना की थी जो कि देखता था। तो देखिए, तुरांग क्या है, तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो तुरांग शब्द है ये इसका मतलब जंगल होता है। क्या होता है? जंगल। ठीक है। तो जो बच्चा जो है क्लास 5 का जैसे एनसीईआरटी का बुक रीड नहीं किया है तो वो आंसर देने में क्या होगा, उतना अच्छे से समर्थ नहीं होगा, वो तुक्का ही लगाएगा इसमें आपका जो है ऑप्शन में। तो देखिए, अगर हम क्लास 5 के एनसीईआरटी के बुक की बात करें जो है इस चैप्टर की, तो चलिए आपको थोड़ा सा एक समरी दे देते हैं, क्योंकि आप ये चैप्टर जब देखेंगे तो इस चैप्टर से मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में कई सारे क्वेश्चन बने हैं। लगभग हमें लगता है 10 क्वेश्चन बने हैं घुमा फिरा के। तो थोड़ा सा इस पर हम एक समरलाइज कर लेते हैं छोटे ही समय में, जो है कम समय में। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें कवर किया हुआ है। जब आप किसके जंगल जो है चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक आदिवासी लड़की के बारे में जिक्र किया गया है, कैसे वो जंगल में रहते हैं, वो अपनी भाषा में जो है वहाँ पे बोलते हैं, पशु पक्षियों की बोली निकालते हैं और जंगल में मज़े से रहते हैं। ठीक है। और उस लड़की का नाम था सूर्यमणि। ठीक है। और ये कौन सी भाषा में गीत गाते थे? कुड़ुक भाषा में। ठीक है, कुड़ुक भाषा में ये गीत गाते थे। जो है ये झारखंड के रहने वाले थे, जो है झारखंड के आदिवासी क्षेत्र जंगलों का जिक्र है इस जो है चैप्टर में आपके। और इसमें प्रकृति से लगाव का जिक्र किया है, कैसे बच्चे जो है, कैसे वहाँ की जनजाति जो है प्रकृति से कितना लगाव रखती है। तो इसमें देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बनेगा। तो सूर्यमणि एक जो है लड़की रहती है, उसके बाद ये झारखंड में पड़ता है आपका, जो जिक्र किया गया है ये। और इसमें दिया था कि जंगल को पढ़ना, किताबें पढ़ना जितना ही क्या है, ज़रूरी है। और ये कहती थी कौन? सूर्यमणि। और क्या कहती थी कि हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे जब आप देखेंगे, देखिए सूर्यमणि के बचपन के बारे में इससे मैंने हाईलाइट किया है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी भी कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और आपको पता है कि 1, 2 में तो आपका ईवीएस है नहीं। ठीक है, बस केवल 3 में है, 4 में है, 5 में है। तो जो प्राइमरी का पेपर लेवल 1 का भरे होंगे उसमें आपको ईवीएस का कम से कम अगर अच्छा नंबर पाना है तो 3 और 4, 5 का आपका क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी एक बार सरसरी निगाह से पढ़ेगा। आगे चल के मैं भी उसमें एक मैराथन वीडियो डालूंगा जो है इस तीनों का, जो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट जो खाली क्वेश्चन होंगे उसमें। तो इसमें देखिए आपको याद क्या रखना है कि बचपन में सूर्यमणि को क्या था, जंगल से बहुत लगाव था। ये हो गया। सूर्यमणि के गांव के लोग जो है ठेकेदार से क्या करते थे, डरते थे। उसमें क्वेश्चन बना के दे सकता है, किससे डरते थे? जमींदार से डरते, ठेकेदार से डरते थे, पुलिस से डरते थे। तो आपको जब पता रहेगा तब ना। और क्या था, हमारे लिए तो जंगल हमारा क्या है, साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। ये देखिए इंपॉर्टेंट इसमें है, कहानी था जो जंगल के बारे में आपका। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सूर्यमणि का सफ़र है, वो किस गांव में रहता था, गांव का भी नाम पूछ सकता है। तो बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही जो है सूर्यमणि का मन क्या होता है, खिल उठता है। वो अपनी स्कूल का गांव का नाम क्या था स्कूल के, उसके बिशनपुर था। स्कूल घने जंगल के पास था और वहाँ पे क्या करता था, उसने खूब मेहनत किया और स्कॉलरशिप वजीफ़ा भी क्या किया, पाया जो है उन्होंने। और क्या था, कॉलेज में उसकी पहचान बासवी दीदी से हुई। ये पूछ सकता है किससे हुई पहचान, बासवी दीदी से, जो कि क्या थी, एक पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करता था। ठीक है, कौन सा आंदोलन, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन। और क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इस चैप्टर से। और इसका एक सपना था, सूर्यमणि जो महिला थी उसका एक सपना था कि वह अपने कुडुक जनजाति की क्या करे, एक अलग ही पहचान बनाए और उसे आदिवासी होने पर गर्व महसूस होता था। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखिएगा आप। और क्या याद रखना है, देखिए इसमें ये तोरांग जो मैंने अभी बताया कि सूर्यमणि का तोरांग जो जंगल है सूर्यमणि का, सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की क्या थी, मदद की थी। और इस मदद से एक केंद्र खोला था इन्होंने। क्या खोला था?
केंद्र, और उसका नाम क्या रखा था? तोरांग रखा था। तोरांग किसका था नाम जो है? एक केंद्र का नाम था। और कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। ये जान जाइएगा कि एक केंद्र का नाम था, एक संस्था इन्होंने स्थापित किया था। और क्या है देखिए इसमें, सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें न, और अपने पहनावे को चाव से पहने, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला जो है क्या करें बच्चे, सीखें। तोरांग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की जो खास किताबों को क्या करते थे, संभाल कर रखा जाता गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी हो गई, तरह तरह के ढोल भी हैं इसमें जो है तोरांग में। तोरांग का मतलब मैंने बताया ना एक संस्था है, उसमें इन चीज़ों को सजो के रखा गया है। और सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती थी, और सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ क्या की थी? शादी की थी। तो ये सब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। इसमें दिया था कि जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग जो है अपनी आवाज़ क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। अब देखिए इसमें अभी देखेंगे जब प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन, तो इसमें यह भी पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी जंगल पर अगर कई दिनों से रह रहा है तो कितने वर्ष तक रहने के बाद वो उसका हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो जंगल अधिकार आपका कानून 2007 कहता है कि यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। ठीक है, कौन सा कानून? जंगल अधिनियम जो है, जो अधिकार कानून है 2007 वाला, ये कहता है कि जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पे क्या है, उनका हक है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है? 25 साल का है। जो 25 साल से रह रहे हैं उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा क्या करे, उठाए या फिर करे। ये चीज़ें हैं, देखो इसमें एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। और क्या इसमें जो है क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, देखिए ये आपका मैप के बारे में इसमें जिक्र था जो है बच्चों को। राज्य आपसे पूछे सूर्यमणि का, तो झारखंड है। अब देखिए मिजोरम से भी क्वेश्चन काफ़ी जो है बना है आपका। अब मिजोरम से देखिए आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए झूम खेती का जिक्र इसमें किया गया है। झूम खेती क्या है? कई चीज़ों में कथन कारण देके आपसे पूछता है। तो झूम खेती आप जानते होंगे, खेती का एक नया तरीका है, नायाब तरीका है। इसमें फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक क्या किया जाता है, आराम, रेस्ट दे दिया जाता है, और उस पर खेती नहीं की जाती है। एक बार जब फसल लग गई तो उसके बाद कुछ समय तक उसको छोड़ दिया जाता है। उस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है। जो वहाँ पे खर पतवार जंगल ये सब उग जाते हैं उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे क्या करते हैं, काट के गिरा देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं, जला देते हैं। जो राख बचती है वो खाद का काम करती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें झूम खेती के अंतर्गत आती हैं। और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये तो इसके बारे में हो गया। और देखिए जब आगे चलेंगे आप देखेंगे कि झूम खेती, ये जो देखिए मुख्य फसल चावल ही होती है वहाँ की। ठीक है, और क्या है आपका मिजोरम का, देखिए फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और सब साथ में क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं और मज़े से रहते हैं, जिसे चिराओ कहते हैं। क्या कहते हैं? चिराओ। ये पूछता है चिराओ कहाँ का नृत्य है या चिराओ क्या है? तो फसल पकने पर गाँव द्वारा मनाया गया क्या है, एक त्यौहार है। और क्या है, इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जो है आमने सामने क्या होती है, बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। और ये मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये था जिक्र जो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कवर किया इस वीडियो में। तो इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन का आंसर जो है कि जो तोरांग केंद्र खोला गया था वो क्या देखता था, किस चीज़ की देखभाल करता था। तो एक तो ज़मीन और जीविका की समस्याओं को देखता था और वहाँ की जो संस्कृति की समस्याएं थी उनको देखता था। तो इस तरह से जिस ऑप्शन में हमारा जो है ए और डी था वही हमारा क्या होगा, सही होगा। बाकी भूख की समस्या का कोई जिक्र नहीं है, वनों की समस्या का कोई जिक्र वहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। कहने का मतलब कि मिलजुल कर काम करने का जो भाव होता है वो किससे सीखा जा सकता है। परिवार से सीखा जा सकता है, खेल और परिवार से सीखा जा सकता है, माने परिवार के साथ साथ खेल से भी, परिवार के साथ समाज और खेल के द्वारा, या फिर प्रतियोगिताएं आयोजित करके। तो आपको पता है कि परिवार के द्वारा तो सहयोग की भावना सीखी जा सकती है, सही बात है, लेकिन समाज के द्वारा भी तो सीखा जाता है और खेल के माध्यम से भी सीखा जाता है। तो आपको सबसे बेस्ट आंसर का चुनाव करना है, चूज़ करना है आपको। तो हमारा जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है परिवार, समाज और खेल।
इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, सहयोग की भावना हमारे अंदर विकसित होती है, एक टीम वर्क की तरह हम काम करते हैं। फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है सामाजिक कीट नहीं है। देखिए कीट का जिक्र है, वो भी सोशल नहीं होना चाहिए, सामाजिक नहीं है, बाकी 3 सामाजिक हैं। तो आप अपने आसपास जब कीटों का जिक्र आया है इसमें, तो आप देखते हैं कि कौन कौन सी जो है कीट हमारे आसपास रहते हैं। तो एक तो चींटियों को आप देखते हैं, दीमक को देखे होंगे, मधुमक्खी को देखे होंगे। तो ये तो सामाजिक कीट कहे जाते हैं। अब सामाजिक कीट, तो ये चींटियाँ, दीमक और मधुमक्खी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके सामाजिक के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भृंश जो है सामाजिक कीट नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर भृंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन के आंसर को इलिमिनेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिए कि बलसाड़ शहर जो है, हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है, के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। तो ये देखिए जो बलसाड़ शहर है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। जब मालूम रहेगा तब ना, आप जब चैप्टर पढ़ेंगे जो है ईवीएस का, तो उसमें दिया है, जिक्र किया है इसका। और हैदराबाद जो है तेलंगाना में पड़ता है। तो जब आप भारत का मैप जो है देखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, सपोज दैट, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका गुजरात है, ये पूरा एरिया, ये लगभग गुजरात है, महाराष्ट्र उसके नीचे। तो महाराष्ट्र से लगा हुआ यहाँ जो एरिया है यही आपका क्या है, वलसाड़ है। और जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश के ऊपर है, लगभग यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है। तो ये पूछ रहा है कि सापेक्ष जो आपका दिशा है वो क्या है, तेलंगाना के सापेक्ष किधर है। तो अगर यहाँ पे अगर दिशा की बात करें, अगर सीधे सीधे, तो इस दिशा में है। तो ये कौन सी दिशा होगी बताइए, मैप में आप देखेंगे तो ये जो दिशा है ये वाली, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उत्तर और पश्चिम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जो है अबू धाबी में प्रचलित है। क्या डॉलर है, क्या रुपया है, दिरहम है, या फिर टका है। तो देखिए अगर अबू धाबी में की बात की जाए उसमें, तो वहाँ पे तो आपका दिरहम चलता है। तो डॉलर कहाँ चलता है, तो डॉलर आपका अमेरिका में चलता है, सिंगापुर में चलता है, और कहाँ चलता है बताइए, ऑस्ट्रेलिया में चलता है, और भी अन्य देशों में चलता है। रुपया हमारे इंडिया में चलता है, आपको पता ही है, पाकिस्तान में चलता है, हमारे पड़ोसी देश में। और अगर हम दिरहम की बात करें तो दिरहम मैंने बताया भी कि अबू धाबी में चलता है, और टका जो है ये बांग्लादेश में चलता है। तो राइट आंसर हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, दिरहम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चेराव नृत्य, देखिए अभी अब मैंने आपको जिक्र किया था जो है चैप्टर में पिछले, जो एनसीईआरटी का था, देखिए वहाँ से आ गया चेराव। अब कुल कहानी के आगे पीछे इतना सब कहानी पढ़ेंगे तो यही है कि ये कहाँ का नृत्य है। देखो चेराव नृत्य कहाँ का है, तो अभी आपने पढ़ा कि मिजोरम का है। अब मिजोरम के ऊपर क्या है आपका, मणिपुर है। तो लेकिन आपको क्या है, चेराव नृत्य के बारे में मैंने बताया कि कहाँ का है, ये मिजोरम का है आपका। तो कहेंगे कि मणिपुर का भी कुछ बताइए कि मणिपुर में कौन कौन सा है। तो मणिपुर में आपका नूपा नृत्य है, ठीक, और भी पूछ सकता है, रासलीला है, और क्या है, तो आप देखेंगे तो खंबा थाबी भी है, ठीक। असम की बात की जाए तो काफ़ी फेमस आपका बिहू है, क्या है, बिहू है, और क्या है, ओजपाली है। उसके बाद आपका झूमर है, ठीक। और उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में आपका घुमरा है, पाला है, और क्या है, डसकथिया है, और गोटीपुआ है। तो ये उड़ीसा के नृत्य हो गए। तो हमसे पूछा था चेराव नृत्य, चेराव कहाँ का है आपका, तो ये आपका मिजोरम का हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कि छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके जो है भौम जल अर्थात भूमि जल को पुनः आवेशित किया जाता है, इस पारंपरिक विधि का उपयोग जो है किस राज्य में किया जाता है। क्या ये मध्य प्रदेश में होता है, क्या ये राजस्थान में होता है,
क्या ये पंजाब में होता है या फिर बिहार में? तो देखिए ये छत पर वर्षा के पानी का जो संरक्षण होता है वो खास करके हमारे राजस्थान राज्य में होता है, ठीक है। और राजस्थान में ही बात की जाए तो इंदिरा गांधी नगर जो है विकसित किया गया है, सांभर झील भी है आपका वहाँ पे, लूनी नदी भी है, अंतस्थली नदी जिसको कहा जाता है। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है, सबसे बड़ा आपका राज्य है। और वहाँ पे आप देखेंगे तो अगर राजस्थान मैदान की बात की जाए तो वहाँ पे एक अरावली जो पर्वत मैंने बताया, ये क्या करती है, एक विभाजक रेखा का क्या करती है, कार्य करती है, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन जो है आपके जो है पर्वतों में से गिना जाता है अरावली पर्वत श्रेणी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है भारत के किस राज्य में से जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर कहाँ बहती है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? अर्थात ये पूछना चाहता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये अगर देश की बात करें तो ये तिब्बत, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ये आपका तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, इन 3 देशों से होकर बहती है। राज्य की बात करेंगे तो भारत में एक तो अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा है आपका असम, इन 2 राज्यों से होकर बहती है, ठीक। तो अगर देश पूछे तो 3 देश से, अगर राज्य पूछे भारतीय तो 2 राज्य हैं आपके। अब देखिए और इसमें क्या क्या जिक्र आपको याद करने लायक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जहाँ पे मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को जो है मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना, ठीक है। और मेघना की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो क्या है? वो बराक है आपकी। मैं जिक्र कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आपसे कहीं पे भी घुमा के फिर सकता है। अब देखेंगे आप तो आपसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पहली बार यू टर्न लेती है, यू माने इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एक आंसर ये आपका हो जाएगा इसका। और क्या चीज़ें हमको जानने योग्य हैं? बांग्ला भाषा में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। अब बांग्लादेश में भी जमुना कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको हम सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? देहांग कहते हैं। और असम में आप देखेंगे तो असम के जो लोग हैं वो इसको क्या कहते हैं? जो बोडो लोग होते हैं असम के, उसको भुल्लर वुथुर कहते हैं। भुल्लर वुथुर कहते हैं। इसका मतलब क्या हो? जो कल कल की आवाज़ निकलता है उसको। और असम में ही आप देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है माजुली द्वीप, नदी द्वीप पे नदी में बना, वो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा ये है आपका माजुली द्वीप, असम में ही पड़ता है। और क्या चीज़ है? और ये भी जान लीजिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी आपके अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में जो है मुहाना इसका है, तो इसमें अगर हम बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करें कि बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो इसमें लोहित है, पहले तो दिग नदी है, उसके बाद लोहित है, फिर धनसिरी है, कोलंग, ये सब इसमें आ जाएंगे। और राइट साइड से बात की जाए कि राइट साइड से तो कामेंग है, मानस है, बेकी है, रैडक है, ठीक है। उसके बाद आपका तिस्ता भी है, उसी में सुवर्णसिरी है। तो ये सब चीज़ें जो है दाहिने से आकर जो है क्या करती है, सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और असम हो जाएगा। मिजोरम में तो आपका जाता नहीं है, मेघालय में भी नहीं जाती है, केवल अरुणाचल प्रदेश और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डिटेलिंग करने के पीछे उद्देश्य बस यही है कि आपको और भी जो है चीज़ों की जानकारी हो जाए, ताकि कहीं भी घुमा फिरा के पूछे तो आप जो है विचलित ना हो। दे रहा है कि भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भावी पीढ़ी माने जो भविष्य में पीढ़ियां आने वाली हैं, जो संतानें उत्पन्न होने वाली हैं भविष्य में, उसके सामाजिकरण मतलब जब व्यक्ति क्या होता है, एक समाज का अंग है, परिवार भी समाज का अंग है। आप किसी न किसी समाज में रहते हैं तो उसके नियम कानून के हिसाब से चलते हैं, जो समाज को अच्छा लगे। आप समाज के अनुकूल बनने का प्रयास करते हैं तो वही समाजीकरण है। तो उस सामाजिकरण के प्रक्रिया में परिवार क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करती है। इस पारिवारिक जो है परिस्थिति में परिवार माध्यम है। क्या परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक माध्यम है, द्वितीयक है, या फिर दोनों है, या फिर तृतीयक है? तो देखिए अगर हम सामाजिकरण की बात करें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ईवीएस के बताया था कि जो आपके परिवार वगैरह हैं
ये आपके प्राथमिक में आ जाएंगे। द्वितीयक में क्या आएगा? द्वितीयक में आपका टेलीविज़न वगैरह आ गया, समाज आ गया, ठीक है, ये सब क्या इसमें आ जाएंगे द्वितीयक में। तो जहाँ पे भी परिवार का जिक्र हो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे? प्राथमिक कहेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे द्वितीयक का तो कोई सवाल है नहीं, जहाँ जहाँ द्वितीयक है उसको सीधे काट देंगे आप। तृतीयक का कोई जिक्र नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब विद्यालय हो गया, समाज हो गया, तो ये सब द्वितीयक में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वातावरण को बचाने की, इसको थोड़ा सही कर दें, अब दिख रहा होगा आपको, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला है। देखिए आंदोलन का जिक्र किया गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ये डायरेक्ट आपसे पूछना चाहता था कि चिपको आंदोलन जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है किस व्यक्ति ने निभाई थी। सन यहाँ पे थोड़ा सा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो गलत था, यहाँ पे 1973 होना चाहिए था, एग्जाम में पूछ दिया गया था 1970। हालांकि उससे कोई उतना लेना देना नहीं है। चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? क्या वंदना शिवा की है, सुंदर लाल बहुगुणा की है, मेधा पाटकर या फिर बाबा आमटे? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए अगर हम वंदना शिवा की बात करें यहाँ पे पहले की, तो ये नवदान्य आंदोलन से संबंधित था। नवदान्य आंदोलन ये 1982 में हुआ था। और इसका जो उद्देश्य था, इसको सही से लिख दें, जैव विविधता और उसकी विरासत की रक्षा करना। तो ये तो इसका हो जाएगा। जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं इनका जिक्र जो है चिपको आंदोलन से है, और यही पूछा भी था आपका। और इनके सहयोगियों में चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है, और ये टिहरी बांध के आंदोलन के क्या हैं? जनक भी माने जाते हैं। मेधा पाटकर की बात की जाए तो नर्मदा बचाओ 1985 आपको याद होगा, ये नर्मदा बचाओ से जुड़े हैं, ठीक है। और बाबा जो आमटे हैं ये मेधा पाटकर के साथ ही जो है इस जो है आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है क्या थे? सम्मिलित थे इसमें, जिसमें बाबा जो है आमटे थे, अनिल पटेल थे, अरुंधति रॉय थी। तो ये सब चीज़ें जो है इसी में क्या थी? जो है इन्हीं के सदस्य थे। तो हमारा पूछा था चिपको आंदोलन, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? दो आंसर से हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। अगले क्वेश्चन की चलते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। कह रहा है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीन देखिए राज्यों का जिक्र किया है, में बड़े बांधों के निर्माण के कारण वहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो अपना प्राकृतिक आवास को उनको छोड़ना पड़ा है। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? कहने को तो जब किसी प्रदेश या किसी भूभाग पर बड़े बड़े बांध का निर्माण हो जाए और उस जगह पे निवास करने वाली जनजाति जो है, जो व्यक्ति हैं, वो अपना नेचुरल स्थान जहाँ पे वो रहते हैं वो छोड़कर किसी दूसरे जगह पे चले जाएं, तो इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहेंगे? क्या ट्रांसफ़र तबादला कहेंगे? ये तो कभी नहीं होगा। ये तो जो नौकरशाह होते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके ऊपर जो है लागू होता है। अस्थायी तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप टेम्परेरी रूप से भेजते हैं, ठीक है। स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन क्या है? ये जो अंदर है स्थानांतरण का द्वारा जो है अंदर आना, इसका मतलब होता है किसी एक भौगोलिक इकाई से जो है किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर जो है बस जाने को जो है कहते हैं। स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना, आउट माइग्रेशन जो होता है, इसमें क्या होता है कि लोग अपने देश या क्षेत्र में जो है क्या करते हैं? अस्थायी रूप से जो है अन्य क्षेत्र में जो है पलायन कर जाते हैं नौकरी वोकरी के लिए। और विस्थापन क्या है? एक जगह से दूसरे जगह स्थापित हो जाना या चले जाना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका 4 नंबर हो जाएगा, विस्थापन। इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज के लंबी अवधि तक छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कहने का मतलब कोई भी अगर आपका खाना है तो उसको या तो फ्रिज में रखिए या तो उसको बंद करके रखिए, किसी से ढक के रखिए, लेकिन खुले में मत छोड़िए या बिना फ्रिज के। तो इसका कारण क्या है कि जो पके हुए भोजन होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कीट जिम्मेदार हैं, विषाणु जिम्मेदार हैं, फफूंद या फिर जीवाणु? तो आप पढ़े होंगे जो बैक्टीरिया होते हैं वही क्या होते हैं
इसके नुकसान के क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। और उसमें देखेंगे आपका जैसे लैक्टोबैसिलस है जो दूध से देखिए दही में जो है कन्वर्ट करता है जीवाणु, लैक्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सब क्या करते हैं, भोजन को खाकर नष्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रिज वगैरह में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं जीवाणु। नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा है कि प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक करने की अवधि तिथि दी जाती है, क्योंकि कहने का मतलब कोई भी आप सामान मार्केट से खरीदने जाते हैं तो एक्सपायरी डेट उस पर लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट ही देख के आप खरीदते हैं। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है कि जितने तारीख तक उसका एक्सपायरी डेट है कि इस तारीख को ये ख़राब होगा, उससे पहले आप यूज करेंगे तो बेस्ट होगा, बेस्ट बिफोर यूज। अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया है कि क्यों दिया जाता है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ अपनी निर्धारित सेल्फ आयु होती है, माने हर भोज्य पदार्थ की भाई अपनी क्या होती है, एक निश्चित आयु होती है, एक टाइम होता है कि इसके बाद ये खराब हो जाएगा। तो एक तो ये सही बात है भाई, सबका अलग अलग अपना ये होता है कि इतने समय में ये खराब हो जाएगा, उतने समय में ये खराब हो जाएगा, इसलिए उसका एक्सपायरी डेट हर वस्तु का अलग अलग होता है। दूसरा दिया है कि जो भोज्य पदार्थ के प्रक्रम और पैकिंग की अवधि में कई रक्षकों का उपयोग किया जाता है, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए और भी सॉस वगैरह हो गए। तो भाई कहने का मतलब ये कंपनी में बनता है तो कई प्रक्रिया से होकर गुजरता है, पैकिंग होती है, उसमें केमिकल मिलाया जाता है, कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, तो ये भी बात सही है। कुछ निश्चित समय के बाद उसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो उसको ख़राब कर देंगे, तो ये भी है, एक निश्चित समय सीमा होती है उसकी, एक्सपायरी डेट होता है, उसके बाद उसमें भी क्या होता है, कीटाणु रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता, ये भी बात सही है। डी क्या कह रहा है कि हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए जिस पर लिखा हुआ समय समाप्त हो गया हो। तो सही तो कह रहा है, जिसका एक्सपायरी डेट जो है बीत गया है, जो एक्सपायर हो चुका है उसे हम खाएंगे नहीं खाएंगे, तो ये भी बात सही है। तो इस प्रकार से जिस ऑप्शन में ए बी सी डी चारों दिया हो, पहला ही है शायद इसमें दिया भी है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मच्छर के प्रजनन की रोकथाम के लिए, अर्थात मच्छर अत्यधिक मात्रा में प्रजनन न कर सकें, मच्छर ज़्यादा मात्रा में पैदा ना हो सकें, इसको रोकने के लिए कई विधियां हैं। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो मच्छर के प्रजनन को नहीं रोकती है, बाकी सब रोक देंगे, मच्छर बढ़ने नहीं पाएंगे। एक, कूलर के पानी को सप्ताह में 2 बार बदलें, ये सही बात है भाई, आप 2 बार अगर 3 बार बदलेंगे तो मच्छर पनपने नहीं पाएंगे, अंडा नहीं देने पाएंगे। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों पर मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को क्या खा जाए। एक देखिए गैम्बूसिया मछली होती है, कुएं वगैरह में छोड़ी जाती है, जो कि मच्छरों को खा जाती है, तो ये भी बात सही है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब एक बात बताइए, मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो मच्छरों से आप बचेंगे ना, मच्छर पैदा नहीं होंगे, इसकी गारंटी थोड़ी कि मच्छर लगाने से मच्छर पैदा नहीं होंगे, आप सेफ रहेंगे। लेकिन मच्छर के तो प्रजनन कर सकते हैं, मच्छर तो जो है उनका अंडे दे सकते हैं कहीं पे भी, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा प्रजनन को नहीं रोकता। अब देखिए ये लास्ट देख रहे हैं, यह किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया तो तेल का छिड़काव कर दें। अब देखिए जब कि आपसे कहा जाता है कि कहीं भी पानी इकट्ठा हो गया है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, तेल डाल दीजिए, उसमें तेल डालेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो मच्छर के लार्वा जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 नंबर हो जाएगा। मच्छरदानी के प्रयोग करने से मच्छर के प्रजनन से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना प्रजनन करते रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दस्त के रोगियों को चिकित्सक जो है परामर्श देते हैं। अब देखिए जो जिनको वोमिटिंग वगैरह होती है, दस्त हो जाता है ज़्यादा, तो उनको जो डॉक्टर होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप अधिक मात्रा में पानी जो है क्या करिए, पहले उबाल दीजिए, उसके बाद ठंडा करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और चीनी मिला दीजिए, एक ग्लूकोज का काम करेगा वो, ठीक है, ORS का काम करेगा। क्यों ऐसा सलाह देते हैं, केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकता इसलिए, चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है क्या इसलिए, या फिर उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाते हैं इसलिए। देखिए एक होता है शब्द सहित, एक होता है रहित। रहित का मतलब जीवाणु नहीं रहेंगे और सहित मतलब जिसमें जीवाणु रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 3 में हमारा भोजन जो है नामक एक जो है चैप्टर है, इसको पढ़ाते समय जो शिक्षक जोसेफ है वह विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने के लिए कहता है कि उन्होंने कल क्या खाया था।
जब कोई टीचर है, मान लीजिए आप ही टीचर हैं और क्लास 3rd को आप पढ़ा रहे हैं, चैप्टर का नाम आपने उठाया हुआ है ईवीएस का हमारा भोजन, आवर फूड। अब जो टीचर है वो बच्चों से क्या कह रहे हैं कि आपने बेटा कल क्या खाया था। अब ये क्वेश्चन क्यों उन्होंने पूछा, इसके पूछने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्या ये उद्देश्य है कि अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया है, कि ताकि उसके साथी को भी पता चले कि उन्होंने क्या खाया है, या फिर भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना कि भोजन की विविध जो है क्या है, पहलू क्या हैं, क्या इसलिए जो है डाइवर्सिटी क्या है भोजन की, या फिर संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करने के उद्देश्य से पूछा है, या फिर साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो देखिए जब टीचर ये पूछ रहा है कि बेटा कल क्या खाए थे आप, तो इससे सीधे सीधे है कि हमारा भोजन जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा जो है अलग अलग फूड के बारे में क्या कर सके, जान सके, अलग अलग जो है खाद्य पदार्थ के बारे में जान सके। यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह का जिक्र नहीं, बच्चा बस ये जान जाए कि अलग अलग प्रकार के खाना हो, तो जैसे जो है भोजन वगैरह होते हैं जो कि खाने के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जैसे किससे ज़्यादा विटामिन मिलेगा, कौन सा जंक फूड है, कौन सा आपका हेल्दी फूड है, ये सब चीज़ें। तो भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना जो है, इसी वजह से जो है इन्होंने जो है क्या किया था, ये क्वेश्चन को पुटअप किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा जो है इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 4 जब क्लास 4 का आप जो है ईवीएस का जो है चैप्टर खोलेंगे, उसमें आपका 5वां जो चैप्टर है उसका नाम है अनीता एवं मधुमक्खियाँ। ये चैप्टर का नाम है। इसमें अनीता खुशवाहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी दी गई है उसमें, जिसमें उसका वर्णन क्या किया गया है, एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है, एक स्टार गर्ल के रूप में जो है दिखाया गया है। इस प्रकार की सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, अर्थात इसका क्या उद्देश्य है कि उस चैप्टर में उसको जो है क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है, बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। क्या ये दर्शाने के लिए लड़कियां कैसे खुश होती हैं और उनको प्रोत्साहन करने पर अत्यधिक बल देना, क्या इसलिए? यह दर्शाना कि नारी शक्ति, बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है, क्या इसलिए? ये दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं और उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, या फिर दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज पर क्या करती हैं, बोझ होती हैं, ये तो कभी नहीं होगा। इसको प्रमोट करने के पीछे जब आप पढ़ेंगे चैप्टर, तो सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि नारी शक्ति किस प्रकार गतिशील है और समानता एवं सशक्तिकरण को वो क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हमारा इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 78 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए क्लास 4 का ही लिया गया है चैप्टर दुनिया मेरे घर में। देखिए कई आप देखेंगे इसमें हमें लगता है 10-12 ऐसे हैं क्वेश्चन जो डायरेक्ट चैप्टर से पूछे हैं एनसीईआरटी के। तो कक्षा 4 की जो है अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों में कौन से जो है महत्वपूर्ण शिक्षाएं बच्चों को मिलती है? हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व है, इसलिए शिक्षा मिलती है इस चैप्टर को पढ़ने से। जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का अस्तित्व है, सांप्रदायिक का अस्तित्व है, या फिर धार्मिक भेदभाव है। तो जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सीधे सीधे आपके जो है जाति भेदभाव और अस्पृश्यता का इसमें क्या है, अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस है कास्ट का, डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है इसमें। इस चैप्टर के माध्यम से आप जब पढ़ेंगे तो इससे यही शिक्षा मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? देखिए आकलन क्या है, मूल्यांकन का ही एक पार्ट है। एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका अच्छा माना जाता है, जो कि जो है अधिगम के दौरान ही किया जाता है, और असेसमेंट जो ऑफ लर्निंग होता है वो होता है बाद में जो है आकलन करने के लिए, जैसे आपका यूनिट टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, एनुअल एग्जाम हो गया, मंथली एग्जाम हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सहपाठी आकलन है, जो अपने मित्र के द्वारा आकलन किया जाता है, सहपाठी के द्वारा, जैसे आप रहते हैं तो अपने जो है किसी दोस्त से पूछा कि यार पूछो थोड़ा सा मुझे, देखो कितना आया, तो ऐसा इसमें से क्वेश्चन पूछो मुझे कितना आया, मैं जो पढ़ा हूँ, तो ये सहपाठी आकलन है। तो इसमें से कौन सा कर रहा है? यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित होता है, क्या ये है?
यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, क्या ये है? विद्यार्थी पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों या समूहों में कर रहा हो। मैंने यही बताया आपको कि जब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का क्या कर रहा हो, आकलन कर रहा हो, तो उसको ही सहपाठी आकलन कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 3 के अध्याय, अब देखिए चैप्टर क्या दिया है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा पर, सामान्य कार्य के लिए समान पारिश्रमिक या वेतन की अवधारणा पर, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा पर, या फिर व्यवसाय की अवधारणा पर। तो ये सीधे सीधे हो जाएगा घरेलू कामकाज में। आप देखेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें लिंग संबंधी जो भेदभाव होता है किसी एक जेंडर के प्रति, लड़का या लड़की के प्रति, तो इसी का क्या करते हैं, इसमें जिक्र किया गया है दीपावली में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मौखिक इतिहास, जो मौखिक इतिहास है, ओरल हिस्ट्री है, जो मुंह से हम लोग किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं। इतिहास क्या है? बीती हुई चीज़ों का एक जो है संग्रह है, जो बीत गया वही क्या है? इतिहास है। तो जो मौखिक इतिहास है, जो मुंह से कहा गया, जो बताते हैं लोग कि हम ये थे पहले, वो थे, ऐसे पढ़े वैसे पढ़ो, जो बीत गया है उसी को ओरल हिस्ट्री कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण क्या है? एक साधन है कि अलग अलग समाज में अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग समूहों के द्वारा, ग्रुप के द्वारा कुछ स्पेशल जो काम किए जाते हैं, अनुभव होते हैं, उनका क्या है? एक समन्वय है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। देखिए याद करना तो सीधे सीधे क्या है? आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण कहने को करते हैं। देखिए शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का क्या कर रहे हैं? मौखिक रूप से प्रस्तुतिकरण करने को कह रहे हैं, क्या ये होगा? शिक्षक अपने छात्र से उसके दादा दादी, नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने के लिए कहते हैं, ये भी एक जवाब सही है। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन तो देखिए सीधे सीधे आपका आंसर कट गया। अब 3 बचे, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए मौखिक का जिक्र है और किसका? समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का। तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा होगा? तो जो सबसे अच्छा होगा वो 3 नंबर होगा कि शिक्षक अपने छात्रों से क्या करेंगे? दादा दादी या नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव को एकत्र करने के लिए कहेंगे। तो बच्चा करके सीखेगा, उन चीज़ों को जो है प्रत्यक्ष क्या करेगा? अनुभव करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थान विशेष को समझने के लिए मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। भाई आपको अगर मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान है तभी आप क्या करेंगे? स्थान विशेष को समझ पाएंगे। तो प्रस्तुत वाक्यों में कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा है जो कि मानचित्र के बारे में क्या करता है? आपको बताता है। मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है हमेशा कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा हो, मैंने ज़मीन से देख रहा हो किसी वस्तु को, क्या ऐसा होगा? तो ये कभी नहीं होगा। ऐसा देख के तो भाई अनुभव के आधार पर बनाया जाता है, एक आभास के द्वारा। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये सही बात है भाई। देखते हैं नदी, नाला, झील, झरना, सड़क, रेलगाड़ी, इन सब का मानचित्र पे अलग अलग चिन्ह होता है विशेष। हम वास्तविक दूरियां नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। अगर वास्तविक दूरी नाप के दिखाते तो वहाँ पे हम दर्शा पाते, नहीं दर्शा पाते, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर के हाशिए पर होती है, अर्थात ऊपर की तरफ होती है, ये भी बात सही है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है और डी, ये क्या होगा? राइट जवाब हो जाएगा। बी और डी शायद ये दूसरा ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का जो सर्वोत्तम माध्यम है, सबसे अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से आप ये जानेंगे कि किसी भी स्थान पे जो है क्या है? जल की आपूर्ति या फिर जल का अभाव है? बताइए।
तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि पाठ्यपुस्तक, श्रव्य साधन, विश्वकोश, समाचार पत्र की रिपोर्ट। तो इन चारों में सबसे बेस्ट तरीका क्या है, साधन क्या है, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सा साधन जल के अभाव में और इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का क्या है सर्वोत्तम माध्यम। तो देखिए पाठ्यपुस्तक, श्रव्य और विश्वकोश ये तो एक सीमित संसाधन है किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए, एक सीमित चर्चा करते हैं। लेकिन जो आपका समाचार पत्र है ये आपका क्या है, सबसे सर्वोत्तम माध्यम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखते रहते हैं कि समाचार पत्र वगैरह में जो है जगह जगह के मुद्दे निकलते रहते हैं, कहाँ पानी की कमी है, कहाँ आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यार्थी के ईवीएस सीखने के संदर्भ में आप उसको पर्यावरण सिखाना चाहते हैं, कौन सा कथन सही है। विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो विद्यालय ही दे सकता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द लग गया, विद्यालय ही दे सकता है, अर्थात विद्यालय के अलावा कोई नहीं दे सकता। और कोरा कागज किसने कहा है, वाइगोत्स्की ने सीधे सीधे कहा बच्चा जो है जन्म से ही कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के आता है, उसमें वो क्षमता होती है। कोरा कागज वो कभी नहीं होता है, वो स्किल पहले से ही उसमें होती है, जिसको लैड उन्होंने कहा था, लेडी। तो ये तो कभी नहीं होगा सही, पहला वाला। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, क्या सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और कह रहा है कि इनके सीखते समय उनकी प्रक्रिया एक जैसी होती है। देखिए सभी विद्यार्थी अपने लेवल पे भिन्न भिन्न होते हैं, उनकी रुचियाँ, उनकी क्षमता, उनकी बुद्धि लब्धि, और वो अपने रुचि और गति के अनुसार ही क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे एक समान का जिक्र है, तो ये कभी नहीं होगा। और क्या कह रहा है, विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं, अर्थात सभी बच्चे जो है क्या करते हैं, एक समान रूप से सीखते, तो सबका एक जैसा नंबर आता, सब एक जैसे पास होते। तो कभी भी रैखिक रूप से नहीं होता, बल्कि रैंडमली होता है, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज। और क्या कह रहा है, विद्यार्थी के सीखने का तरीका जो है सर्पीला या पेचदार होता है, और प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। सही बात है, सबकी अपनी अपनी एक क्षमता है, सब में भगवान ने कुछ न कुछ गुण दिया है, इसलिए अद्वितीय है, माने कोई भी दो बच्चा एक समान नहीं है। वह परिस्थितियों से सीखना और प्रक्रिया करना अपने ढंग से क्या करता है, सीखता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका 4 नंबर हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या फिर पोर्टफोलियो जो है एक क्या है, आपका सर्वोत्तम या फिर महत्वपूर्ण उपकरण है। इनमें से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक रूप से परिभाषित करता है। अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा सबसे अच्छे से बताता है कि पोर्टफोलियो है क्या। तो देखिए पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों के विषय में जानकारी, ये तो सही बात है कि विद्यार्थी के ही विषय में होती है। और क्या कह रहा है, उसके स्वाभाविक परिवेश में होती है, एकत्रित होती है, तथा इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। तो देखिए ये स्वाभाविक परिवेश नहीं, बल्कि विद्यालय में जो है बालक की जो सारी गतिविधियां होती हैं वो उसमें नोट की होती हैं। पोर्टफोलियो जो फाइल होता है उसमें सारा उसका लेखा जोखा होता है, और उसी चीज़ को जैसे बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो वो फाइल वैसे आगे बढ़ती हुई ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे आप जब कभी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, पुराने मरीज होते हैं, तो आप अपना पुराना भी पर्चा दिखाते हैं, जो आपका हिस्ट्री रहता है कि हमको पहले ये समस्या थी, उसका दवा हुआ था, ये आराम हो गया, ये नहीं हो गया। तो पोर्टफोलियो भी कुछ इसी तरह की है, बच्चे में बराबर जो है उसका असेसमेंट करके जो है लर्निंग का बराबर उसमें जो भी कमियाँ होती हैं उनको लिखा जाता है, क्या उसकी समस्याएं हैं उसको लिखा जाता है, उन सारा जो है ब्यौरा होता है उस बच्चे का। तो उसके वास्तव पर जो है स्वाभाविक परिवेश में नहीं, बल्कि जो है औपचारिक परिवेश में होता है। तो ये तो गलत हो जाएगा सीधे सीधे। इसमें एक निश्चित समय में एकत्र और विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। तीसरा कह रहा है कि व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना, जिससे जो है विशिष्ट पहलू पर ध्यान क्या हो सके, केंद्रित हो सके। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, व्यवस्थित ढंग से विशेष व्यवहार को अंकित करना। ये विशेष व्यवहार नहीं है कोई पर्टिकुलर एक व्यवहार, उसके सारे जो है व्यवहार का लेखा जोखा उसमें होता है। और ये एक निश्चित समय में एकत्र एवं विश्लेषण किए गए आंकड़े होते हैं, ये अलग अलग समय में होते हैं, एक ही समय में नहीं, अलग अलग। तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा लास्ट वही आंसर होगा, लेकिन उसको भी एक बार देख लेते हैं।
एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर क्या, दिन प्रतिदिन के कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कमियों को ढूंढता है पोर्टफोलियो फाइल के द्वारा और उसका निदान किया जाता है, उपचार। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर क्या हो जाती है, उजागर होती है। सही बात है, किसी न किसी मुद्दे पे विरोध हो जाता है, बात में जो है अनबन हो जाती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है तब एक शिक्षक को के रूप में जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आप छात्र से कहेंगे कि ध्यान भंग न करे एवं अध्ययन के विषय पर क्या करे, ध्यान केंद्रित करे, क्या ये कहेंगे। छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे इस विषय पर चर्चा करे, क्या ये आप कहेंगे। छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे वह विद्यालय में इस विषय को क्या करे, न उठाए, क्या ऐसा होना चाहिए। या फिर छात्र कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करे और कक्षा में इस विषय पर क्या करे, संबोधन करे। तो इसमें देखिए सबसे बेस्ट यही है कि आप छात्र से कहेंगे कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं, जो अनुभव है, उसको साझा करिए और कक्षा में इस विषय पर आप कुछ बोलिए, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसने छात्रों में जो है वनस्पतियों के बारे में समझ और ज्ञान विकसित हो। वो चाहती है, एक टीचर है, कि उसके स्टूडेंट के दिमाग में वनस्पतियों के प्रति एक समझ विकसित हो। तो उसको क्या करना चाहिए। छात्रों से देखिए आपको ऑप्शन बहुत मिलेंगे, 4 ऑप्शन, लेकिन इसमें आपको बेस्ट चुनना होता है, जो सबसे बेस्ट व्याख्या करे। वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। देखिए रटना, कंठस्थ करना, ये तो निगेटिव टैग वर्ड कभी नहीं होना चाहिए। बच्चा करके सीखे, सहयोग के रूप में क्रिया करे। छात्रों से कहें कि वह विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में अपने माता पिता से पूछे, क्या ये है। तो ये भी और ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। जब टीचर अपने बच्चों को कहाँ लेके जाती है, बगीचे में ले जाती है, क्योंकि वनस्पतियों का यहाँ पे जो है क्या करना है, उसके बारे में जानकारी देना है, तो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से बहुत अच्छे से सीखते हैं, चिरस्थायी होती है बुद्धि उनकी। और भ्रमण के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से जब बच्चे किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसके ज्ञान में क्या होती है, विकास होता है उनके ज्ञान में। तो ये तो सबसे अच्छा तरीका है कि विद्यालय के बगीचे में ले जाना और वहाँ पे सभी पौधों की पहचान करने को कहना। और देख लेते हैं, छात्रों से कहें कि वह स्वयं वीडियो देखकर पहुँचे कि जो है पौधे की पहचान करें। माने बच्चों को कह दीजिए कि मोबाइल में या कहीं वीडियो देख लीजिए और उसमें नाम लिखा है, पहचान करिए। जब बच्चा अपने से करके चीज़ों को सीखेगा तो उसकी जो है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो अच्छे से होगा, उसका विकास अच्छे से होगा। और जैसे टीचर ही अपना लेक्चर दे रहा है और छात्र क्या है, निष्क्रिय है, तो उसका दिमाग कहाँ डेवलप कर पाएगा। तो यहाँ पे इसमें तो छात्र निष्क्रिय हो गया एक तरह से। तो सबसे बेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। इसमें 3 क्वेश्चन और बचा है। कह रहा है कि कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फराह अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति का उपयोग करेगी। वह छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्रित करें और उन्हें क्या करें, वर्गीकृत करें। ये तो सबसे अच्छा उपाय है कि भाई बच्चे करके सीखेंगे, उसका क्लासिफाई कर सकेंगे। संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएगी। अब देखिए अगर वीडियो दिखाएगी तो क्या होगा बताइए। वीडियो दिखाने से क्या बच्चा सक्रिय रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये तो नहीं होगा कभी भी। छात्रों से कहेगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं और उन पे क्या करें, वो चर्चा करें। ये भी बात सही है, बच्चे अपने अनुभव बताएंगे, चर्चा करेंगे, इंटरेक्ट जो है टीचर और स्टूडेंट करके सीखेंगे, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। कह रहा है संचार के माध्यम में एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएगी। माने टीचर ही इसमें क्या कर रही है, सर्वे सर्वा टीचर ही क्या करेगी, चीज़ों को प्रेजेंट करेगी। तो ये तो अच्छा हुआ नहीं। तो सबसे बेस्ट हमारा क्या है, पहला और तीसरा है, क्योंकि इसमें दोनों में बच्चे एक्टिव हैं, करके सीख रहे हैं चीज़ों को। तो ए और सी हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर आ गया क्लास 3 का जो चैप्टर है ऊंची उड़ान, इसमें पक्षियों के विषय में चर्चा हुई है। शिक्षक टीना छात्रों से कहती है
कि वे अपने आसपास पक्षियों और उनकी विशेषताओं का क्या करें, अवलोकन करें। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? छात्रों में पक्षियों संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का विकास जो है करना, पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना, या फिर छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ विकसित करना। तो सबसे अच्छा हो जाएगा कि जब बच्चे जो है क्या करेंगे, आसपास के पक्षियों उनका अवलोकन करेंगे तो उनमें जो है क्या होगी, पक्षियों के प्रति क्या होगी, एक रुचि विकसित होगी। तो सबसे अच्छा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि संभवतः लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है, जुटाने के लिए आसपास की वस्तुओं को कहती है। जैसे धातु का पेन हो गया, स्टील का चम्मच हो गया, प्लास्टिक का चम्मच हो गया, और इसको जो है पानी की बाल्टी में डालकर देखे, मतलब बच्चों से कहती है कि आप इन चीज़ों को एकत्रित करिए और बारी बारी से जो पानी भरा है बाल्टी में उसमें आप रखिए उस वस्तु को और देखिए कौन डूबता है और कौन नहीं। तो छात्रों ने देखा और पूछा कि मैम ये स्टील का जो चम्मच है वो तो डूब गया, और क्यों डूब गया ये पूछ रहा है, और जबकि प्लास्टिक का चम्मच तैर रहा है। तो वे छात्रों को घनत्व के बारे में लेकिन बताना नहीं चाहती। आपको पता है, आप बड़े हैं, कि ये सब डेंसिटी का कमाल है, जिसका घनत्व, जैसे पानी का घनत्व होता है, और पानी के घनत्व से जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, तो पानी से अधिक हुआ तो पानी के अंदर डूब जाएगी, और पानी से कम हुआ तो पानी पे तैरेगी। सारा घनत्व का खेल है। लेकिन टीचर, चूँकि क्लास जो है आपका छोटा क्लास है, तो उनको अभी घनत्व का कॉन्सेप्ट नहीं देना, क्योंकि ये तो आगे चल के पढ़ाया ही जाएगा कि डेंसिटी के बारे में, और वे बताना नहीं चाहती। तो वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगे क्या? इसलिए वे घनत्व की वैकल्पिक क्या कर लेंगे, अवधारणा बना लेंगे, एक अलग ही अपना जो है दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, या फिर वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, या इस उद्देश्य से नहीं बता रहे, या फिर वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर पाएंगे। तो वो इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, एक अलग ही जो है अपने अंदर क्या कर लेंगे, एक अवधारणा विकसित कर लेंगे, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 29 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन एग्जाम में। तो अगर इसमें जो है आपके कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।